हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशी देवांगन संविधान के एक क्विक रीजन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है संसद। इसमें हम लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे। और अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम इसका बचा हुआ पार्ट प्रश्नकाल, शून्यकाल और संसद की जो भी कार्रवाइयाँ हैं, समितियाँ हैं, धन विधेयक, वित्त विधेयक, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो संसद के बारे में आपको क्या क्या फैक्ट याद रखने हैं। संसद, पहले तो आपको ये याद रखना है कि भाग 5 में विधायिका, जो केंद्र की विधायिका, केंद्र का प्रशासन है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो भाग 5 अनुच्छेद 79 से 122, 79 से 122 द्विसदनीय व्यवस्था। क्या है द्विसदनीय? मतलब दो सदन है। ठीक है, जो भारत की संसदीय व्यवस्था है वो कैसी है? द्विसदनीय है। आपको इसमें लोकसभा और राज्यसभा देखने को मिलेंगे। ठीक है, संसद जो है भारत का सर्वोच्च विधायी सदन है। सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा। ठीक है, सर्वोच्च विधायी सदन कौन है? संसद है। इतने फैक्ट अभी आपको याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं कि संसद की जो संगठन है वो क्या है। ठीक है, तो संसद का जो संगठन है, अनुच्छेद आपको 79 में देखने को मिलेगा कि संसद जो है तीन प्रमुख अंगों से मिलकर बना है। ठीक है, संसद क्या है? 3 प्रमुख अंगों से मिलकर बना है। और ये कौन कौन से हैं? एक राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था ये सब, एक बार और बता रही हूँ। ठीक है, संसद किससे मिलकर बना है? राज्यसभा से, लोकसभा से और राष्ट्रपति से। तो राज्यसभा का आर्टिकल 80 है और इसको हम उच्च सदन भी बोलते हैं, अपर हाउस। ठीक है, लोकसभा का आर्टिकल 81 है और इसे हम निम्न सदन यानी लोअर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं संसद की जो संरचना है कैसी है। तो हम इसको डिफरेंस टेबल के हिसाब से पढ़ेंगे। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो राज्यसभा है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। जो संघ में राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? राज्यसभा, उच्च सदन, अपर हाउस। ठीक है, और लोकसभा क्या करता है? जनता का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, लोकसभा नाम से ही समझ में आ रहा होगा, लोगों की सभा। ठीक है, तो जनता का प्रतिनिधित्व कौन करता है? लोकसभा। ठीक है, अब देखते हैं राज्यसभा में जो मैक्सिमम सदस्य संख्या है वह कितनी हो सकती है? 250। ठीक है, राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में कितने हैं? 245। ठीक है, आपको ये सारे फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं? 245, जिसमें से 245 में से 233 क्या है? निर्वाचित होकर आते हैं। कहाँ से? संघ शासित प्रदेश से, राज्य से। ठीक है, निर्वाचित होकर आते कितने? 233। और जो 12 बचे हुए 12 है उसे राष्ट्रपति मनोनीत करता है। किन क्षेत्रों से करता है? कला से, विज्ञान से, साहित्य से, समाज सेवा से, खेल से। ठीक है, इसमें जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं खेल, कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा के क्षेत्र में, उन्हें 12 सदस्यों को क्या करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो 233 निर्वाचित, 12 मनोनीत। ठीक है, आपको याद रखना है। पूछता है एग्जाम हॉल में कि कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? 12। कौन से क्षेत्र से करता है? कौन मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति। आपको ये सारे फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है, जो 233 निर्वाचित होकर आएंगे उसमें से पहले जब जम्मू कश्मीर राज्य था तब अलग था। अब जम्मू कश्मीर क्या बन गया है? केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो उसके बाद कैसे है उसको मैं आपको बता रही हूँ। राज्य से 225 निर्वाचित होकर आएंगे और केंद्र शासित प्रदेश से 8। क्योंकि पहले जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना था, लद्दाख में तो विधानसभा नहीं है ना, इसलिए वहाँ से नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन कश्मीर से क्या है? 4। अब 4 सदस्य जो है वह राज्यसभा के 4 सदस्य निर्वाचित होकर आएंगे। इसलिए अब कितने हो जाते हैं? टोटल 8, यानी एक पांडिचेरी से, दिल्ली से 3 और कश्मीर से 4। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश का 8 आपको याद रखना है, राज्यों से 225। ठीक है, लोकसभा के बारे में देख लेते हैं। तो लोकसभा में मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है? 552। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 552, पर है कितनी? 543। इससे पहले जब एंग्लो इंडियन को भी 2 मनोनीत करने का था तब 545 होती थी, है ना। लेकिन अब एंग्लो इंडियन को तो मनोनीत नहीं करना है, सिर्फ निर्वाचित सदस्य होंगे लोकसभा में। इसलिए अब कितने हैं वर्तमान में? 543। याद रखना है आपको। वर्तमान में कितने हैं? 543, जिसमें से 524 जो है
वह कहाँ से चुन कर आएंगे? राज्यों से। 530 जो है वो पहले का है, मैं ब्रैकेट में जो लिखी हूँ ये जो कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश बना उससे पहले के बारे में है, ठीक है। तो जब केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना था कश्मीर तब 545 होते थे राज्यों से, लेकिन अब कितने हैं? 543, ठीक है। अब केंद्र शासित प्रदेश से कितने होंगे? मतलब 524 राज्य से है और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने हैं? 19, ठीक है। तो आपको याद रखना है। और अब एंग्लो इंडियन का चुनाव मतलब मनोनयन नहीं होता, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। आगे देखते हैं संसद सदनों की जो अवधि कितनी अवधि होती है, ठीक है। तो राज्यसभा के बारे में देखते हैं। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होती, ठीक है। स्थायी सदन है। अगर राज्यसभा का कार्यकाल पूछे तो क्या है? ये स्थायी सदन है, कभी विघटित नहीं होती, कभी भंग नहीं होती। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछे तो आपको याद रखना है कि 6 वर्ष का होता है, सदस्यों का 6 वर्ष, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऐसा क्यों है? तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके जो 1/3 सदस्य हैं वह हर 2 साल में, ठीक है, 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उसके बदले क्या होता है? फिर से चुनाव होता है 1/3 सदस्यों का, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होता है? सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, पर जो बचे हुए सदस्य वो तो है ना 2 साल में सिर्फ 1/3 सदस्य रिटायर हो रहे हैं, बाकी तो बचे हुए हैं। इसलिए राज्यसभा भंग हो रही है क्या? नहीं हो रही है। इसलिए राज्यसभा कैसी सदन है? स्थायी सदन है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अब मैंने बताया कि इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। तो आपको एक फैक्ट और याद रखना है कि जो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? हमने उपराष्ट्रपति के चैप्टर में पढ़ा था ना कि उपराष्ट्रपति आर्टिकल 64 के तहत क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है ना। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इसलिए राज्यसभा के जो सभापति है उसका कार्यकाल भी कितना होगा? 5 वर्ष याद होगा, है ना। तो ये माइनर सा चीज़ है जो एग्जाम में कंफ्यूज कर देता है हमको और हम गलत करके आ जाते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। लोकसभा के बारे में देखें तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। मैंने कहा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी क्षेत्र में देखते हैं उपचुनाव होता है लोकसभा का, है ना। किसी भी कारण से उस क्षेत्र की जो सदस्य जो लोकसभा सदस्य का जो सीट है वो रिक्त हो जाता है ना। तो रिक्त हो जाता है तो वहाँ पे उपचुनाव होता है। तो उपचुनाव होने के बाद जो प्रत्याशी चुनकर आएगा वह 5 वर्ष के लिए नहीं होगा। अगर लोकसभा का कार्यकाल जितना बचा होगा उतने के लिए होगा। जैसे मान लो 3 साल बचा है तो 3 साल का होगा, अर्थात लोकसभा का जो कार्यकाल है कुल मिलाकर कितना होगा? 5 वर्ष का होगा, ठीक है। अब कुछ है जैसे कि राष्ट्रपति इसे 5 वर्ष से पहले भी विघटित कर सकता है। आपातकाल की स्थिति में लोकसभा की अवधि को 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। आपातकाल अगर लग जाता है देश में तो लोकसभा की अवधि को 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ और, जैसे ही आपातकाल खत्म हुआ, ठीक है, तो किसी भी अवधि में अगर लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष पूर्ण हो चुका है तो 6 माह से अधिक और नहीं रहेगा, ठीक है। आपातकाल खत्म होते ही इससे 6 महीने से अधिक नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इतने फैक्ट याद हुए होंगे। आगे देखते हैं संसद के सदस्यों की योग्यता। तो लोकसभा और राज्यसभा की जो योग्यता है लगभग सेम है, दोनों में लिखा है भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक है। और ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1951 है उसके अनुसार भारत में क्या होना चाहिए? भारत का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, ठीक है। दोनों में सेम है। और दिवालिया पागल नहीं होना चाहिए, ये भी दोनों में सेम है, ठीक है। अंतर क्या है? जो राज्यसभा का सदस्य चुनने जाने की योग्यता होती है उसमें जो न्यूनतम आयु होती है वो 30 वर्ष, उच्च सदन है इसलिए ज़्यादा है, ठीक है, 30 वर्ष। और लोकसभा का कितना है? 25 वर्ष। निम्न सदन है इसलिए कम है, ऐसे याद रखेंगे आप। उच्च है तो ज़्यादा है 30 वर्ष, राज्यसभा का 30 वर्ष, और लोकसभा निम्न है तो कम है 25 वर्ष, ठीक है। आगे देखते हैं इनका चुनाव कैसा होता है, ठीक है। तो राज्यसभा का चुनाव कैसे होगा? अप्रत्यक्ष होगा। अप्रत्यक्ष मतलब इसको जनता सीधे नहीं चुनती, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इनको चुनते हैं, ठीक है। अप्रत्यक्ष मतलब इसको जनता सीधे नहीं चुनती, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा इनका चुनाव होता है, ठीक है। संघ के विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा कैसे होगा?
जैसे जो भी संघ में राज्य है, संघ शासित प्रदेश है, उनमें जो विधानसभा है ना, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा ही इनका चुनाव होगा। और कैसे होगा? एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होगा और खुला मतदान होगा। जैसे हमने राष्ट्रपति में ये सारे टर्म्स पढ़े हैं, एकल संक्रमणी मत पद्धति, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, तो वहाँ पे तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, यहाँ इसलिए एक्सप्लेन नहीं करूँगी। आपने लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो और एक चीज़ था, वहाँ गुप्त मतदान हो रहा था, लेकिन राज्यसभा में खुला मतदान होता है, ठीक है, गुप्त मतदान नहीं होता। इतना आपको याद रखना है। लोकसभा के बारे में बता दूं तो लोकसभा का चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है, वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। 18 वर्ष से जो ऊपर के वयस्क व्यक्ति हैं वो लोकसभा में वोट डालते हैं। आप जाते हैं, हम जाते हैं ना, ठीक है। वोट डालने वाला व्यक्ति क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। अनुच्छेद 326 के अनुसार दिमागी रूप से बीमार नहीं होना चाहिए। मेंटली वीक है, मेंटली इल है तो वो वोट नहीं डाल सकता, ठीक है। तो लोकसभा का चुनाव कैसे होगा? प्रत्यक्ष होगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, ठीक है। तो आपको ये राज्यसभा और लोकसभा में अंतर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब मान लो लोकसभा और राज्यसभा की सदस्य संख्या है, तो उनके जो पद है वो रिक्त कैसे होंगे? जो सदस्य हैं उन कैसे उनका पद रिक्त होगा, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे, किन किन स्थितियों में रिक्त होगा। तो पहली तो दोहरी सदस्यता। अगर मान लो किसी भी स्थिति में दोहरी सदस्यता निषेध है, ठीक है। एक व्यक्ति एक टाइम पे किसी एक सदन का ही सदस्य हो सकता है। इसमें आपको मैं बता दूं, एक टाइम पे या तो लोकसभा का सदस्य होगा, या तो राज्यसभा का, या तो विधानसभा का, या तो विधान परिषद का। ये चारों में से एक टाइम पे केवल एक ही जगह वह सदस्य हो सकता है। अगर दोहरी सदस्यता अगर धारण करता है तो उसका पद रिक्त हो जाएगा। दोहरी सदस्यता की स्थिति में उसका पद रिक्त हो जाएगा, ठीक है। एक टाइम पे केवल एक ही जगह का सदस्य हो सकता है। इसे हम मेंस की क्लास में एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अनुपस्थिति के आधार पर अगर कोई लोकसभा का सदस्य है या राज्यसभा का सदस्य है, क्या कर रहा है? अनुपस्थित है, अध्यक्ष को सूचना दिए बिना लगातार 60 दिवस से क्या है? अनुपस्थित है, तो क्या है उसकी क्या होगा? उसका सदस्यता क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा, ठीक है, रिक्त हो जाएगा, उसका स्थान रिक्त हो जाएगा, ठीक है। पीठासीन जो अधिकारी है वह इसकी घोषणा कर देगा, ठीक है। अयोग्यता के आधार पर या दल बदल की स्थिति में, ठीक है, अगर वो कोई लाभ का पद धारण कर लेता है, ठीक है, तो उसकी सदस्यता रिक्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ठीक है। दल बदल कानून की स्थिति में उसकी सदस्यता रिक्त हो जाएगी, ठीक है। पद त्याग कर देता है, मतलब खुद से पद त्याग कर देता है तो, ठीक है, या मृत्यु, ठीक है, या तो उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो सदस्यता है वह रिक्त हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अध्यक्षता। तो राज्यसभा की अध्यक्षता या अधिवेशन, ठीक है, तो राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा का सभापति, जो कि कौन है? उपराष्ट्रपति, ठीक है। और उपराष्ट्रपति नहीं है तो कौन करेगा? उपसभापति, ठीक है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद देखते हैं कि अधिवेशन को कौन बुलाता है, चाहे राज्यसभा का हो या फिर लोकसभा का हो, ठीक है। सत्र को आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति। हमने पढ़ा था राष्ट्रपति की शक्तियों में, सत्र को आहूत करना और सत्रावसान करना राष्ट्रपति की शक्ति है, ठीक है, विधायी शक्ति है ना। तो यहाँ भी वही है, अधिवेशन कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति, लेकिन पर्टिकुलर डेज का जो बैठक होता है वो बुलाता है आपका स्पीकर, सभापति, चेयरमैन, ठीक है। तो लोकसभा के केस में भी क्या है? लोकसभा का अध्यक्ष, अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष, और लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष, ठीक है। अधिवेशन वर्ष में कम से कम 2 बार होना चाहिए, एक साल में कम से कम 2 बार अधिवेशन होना चाहिए। 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। और इसका जो कोरम है, गणपूर्ति है, जो सदस्य संख्या है, कुल सदस्य संख्या, उसका 1/10 भाग होना चाहिए, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। आगे देखते हैं लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। तो जो लोकसभा का अध्यक्ष है वह अपने सदस्यों में से ही किसी एक जो सदस्य होते हैं लोकसभा के, वही अपने में से किसी एक को अध्यक्ष चुनता है, चुनाव होता है, ठीक है।
लोकसभा के अध्यक्ष का क्या होता है, चुनाव होता है, और जो लोकसभा के सदस्य हैं वो आपस में ही अपने में से किसी एक को अध्यक्ष चुनते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितना, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का, ठीक। लेकिन वह नए लोकसभा अध्यक्ष के पद ग्रहण करने तक अपने पद पर क्या होता है, बना रहता है, ठीक है। और इनको अगर त्यागपत्र देना है तो किसे देंगे, उपाध्यक्ष को, ठीक है, उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देंगे। और अगर उससे पहले भी इनको हटाना है तो कैसे हटा सकते हैं, संकल्प के द्वारा। जो तत्कालीन समस्त सदस्य होते हैं ना, कुल सदस्य संख्या होगी जो तत्कालीन उस समय लोकसभा में, उनकी कुल बहुमत से, ठीक है, सदस्य संख्या के जो है बहुमत से 14 दिन पहले सूचित करेंगे ही। मैंने आपको राष्ट्रपति में भी बताया था कि महाभियोग में 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी है, वैसे ही उपराष्ट्रपति पर भी संकल्प अगर पारित हो रहा है तो 14 दिन पूर्व सूचना देनी है। सेम वैसे ही लोकसभा अध्यक्ष को भी अगर पद से हटा रहे, संकल्प के जरिए हटा रहे, तो 14 दिन पूर्व क्या देना है, सूचना देना है, ठीक है। अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष क्या करेगा, लोकसभा की अध्यक्षता करेगा, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो लोकसभा के बारे में, अध्यक्ष के बारे में ये हो गया। आगे देखते हैं लोकसभा के अध्यक्ष के अधिकार और कार्य क्या है, ठीक है। तो जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसका क्या कार्य है, अधिकार है। तो लोकसभा का अध्यक्ष क्या करता है, बैठक की अध्यक्षता करता है, बैठक की अध्यक्षता करता है, सदन की कार्रवाई का संचालन करता है, ठीक है। क्या करता है, सदन की कार्रवाई का संचालन करता है। जो भी उस दिन चल रहा है, कार्रवाई होनी है, वो उसका संचालन कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संयुक्त अधिवेशन का आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 108, ठीक है। और संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति, ठीक है, बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। और अध्यक्षता कौन करेगा, तो अध्यक्षता करता है आपका लोकसभा का स्पीकर, ठीक है। आपको ये अच्छे से याद करना है कि संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। जो बुलाता है वो कौन है, आपका राष्ट्रपति, और अध्यक्षता करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष का और क्या अधिकार है, क्या कार्य है, जो भी विधेयक आता है उस पर, मतलब धन विधेयक है अथवा नहीं है, ये निर्णय कौन करता है, आपका लोकसभा का स्पीकर, ठीक है। निर्णायक मत देता है, निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट क्या होता है, जैसे मान लो किसी बिल पे वोटिंग हो रही है और दोनों पक्ष और विपक्ष में समान 50-50 वोट पड़े, है ना, फैसला नहीं हो पा रहा है कि बिल पारित होगा या नहीं होगा, बराबर बराबर मिले हैं, ठीक है, 50-50। तो लोकसभा का अध्यक्ष को क्या होता है, ऐसे तो आम जब वोटिंग होती है तो उसमें उनको मत देने का कोई अधिकार नहीं होता, सिंपल जब वोटिंग चल रही होती है तो उसमें कोई मत नहीं देता, लोकसभा का अध्यक्ष सांसद है लेकिन वोट नहीं देता, ठीक है। लेकिन जब बराबर हो जाता है वोट 50-50, है ना, और जरूर समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो पारित होगा कि नहीं होगा, तो उस समय निर्णायक मत कौन देता है, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत देता है, चाहे वो पक्ष में दे या विपक्ष में दे, ठीक है। प्रक्रिया संबंधी सभी विवादों पर उसका निर्णय अंतिम होता है। मान लो कार्रवाइयां चल रही है ना, तो जो भी प्रक्रिया हो रही है उस पर, जो भी कार्रवाई में जो भी विवाद हो गया, तो उसका जो निर्णय करेगा वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा और वो अंतिम होगा, ठीक है। कोई भी सदस्य अगर लोकसभा अध्यक्ष की आज्ञा नहीं मानता है, सदन की कार्रवाई में बाधा डालता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष के पास यह अधिकार है कि उसकी सदस्यता को सस्पेंड कर सकता है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकता है, सदस्यता को सस्पेंड कर सकता है, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष से रिलेटेड ये सारे फैक्ट हो गए। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। और जो संसद से लोकसभा की कार्रवाई, राज्यसभा की कार्रवाई से जो भी टर्म्स और कंडीशन छूटे हुए हैं वो मैं आपको वीडियो के सेकंड पार्ट में बता दूंगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।